नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को ज़बरदस्त कर रहे होंगे दोस्तों। और हम आकर ले चुके हैं आपकी तैयारी को और भी मेहनत मेहनत से और भी ज़बरदस्त बनाने के लिए और भी उसको सही करने के लिए दोस्तों। तो आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं 1000 प्लस जो है प्रश्नों की सीरीज़ दोस्तों, वो भी सीडीपी का। आप जानते हैं कि सीडीपी का कितना अहम रोल होता है सीटेट एग्ज़ाम में, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आज की ये सीरीज़ की दूसरी वीडियोस है। इसके पहले अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिए। क्योंकि 1000 प्लस क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन पहले वीडियोज़ में हो चुके हैं। आज के वीडियोज़ में हम लोग महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और इस तरीके से डेली आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो जो लोग भी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से फटाफट से जुड़ जाइए और जो है कि शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो दोस्तों जल्दी से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस लिया गया है दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है, बिल्कुल फालतू क्वेश्चंस नहीं है। और हाँ, ये चीज़ और बताते नहीं, ये सीटेट ही नहीं बल्कि और भी जितने भी टेट एग्ज़ाम हैं अदर स्टेट के, उसमें उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एकदम जीरो से लेकर के हीरो वाली सीरीज आप कह सकते हैं। इसको आप पूरा कंप्लीट देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए सब कुछ छोड़ के हम लोग शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट न करते हुए। आज का ये पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है सीडीपी के अंदर में। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, दिख रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो नहीं वाले क्वेश्चन हैं उनको आप काफ़ी जो है कि ध्यानपूर्वक करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। मैं बार बार ये चीज़ आपको बताता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। पहला है कि विकास अंतःक्रिया का फल है। क्या यह बात सही है या नहीं? तो बिल्कुल बात सही है कि विकास अंतःक्रिया का क्या है, फल है। दूसरा दिया है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। बिल्कुल बात सही बोली गई है, क्योंकि विकास जो है व्यवस्थित एक क्रम से चलता है। ठीक है। उसके बाद दिया है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ये भी बिल्कुल जो है कि सही है। ठीक है। और दिया है विकास जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। क्या यह बात सही है? तो बिल्कुल नहीं सही है, ये बात गलत है। विकास जो है हमेशा किससे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे तो ये बात गलत है और यहाँ पर यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा था विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। यानी किस अवस्था में बच्चे जो है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से उनकी जो है सोच होती है, ये चीज़ आपको बता देना है। 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक और जन्म से 2 वर्ष तक। देखिए 7 से 12 वर्ष तक, 7 से 12 वर्ष के बच्चे को अगर आप देखते हैं, आप कह सकते हैं कि क्लास सेकेंड से लेकर के फाइव सिक्स तक के बच्चे को अगर आप देखेंगे तो जो मूर्त अनुभव और प्रत्यय हैं उनसे उनकी सोच काफ़ी जो है कि प्रभावित होती है, न कि अमूर्त सोच। किसी चीज़ को कारण देने से उनकी सोच जो है उतनी नहीं डेवलप हो सकती है जितना कि दिखा करके उनकी चीज़ों को हम बता सकें तो उनके इमेज जो है उसके दिमाग में बैठ जाती है वो चीज़। ठीक है। 12 से वर्ष तक ये लास्ट अवस्था है। 2 से 7 वर्ष में बच्चा ऐसा नहीं कर पाएगा और जन्म से 2 वर्ष ये भी नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो बिल्कुल बहुत सा सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया है दोस्तों, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे। यानी मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? क्या अभिभावक और अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंश क्रम एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं? जब भी मानव विकास में अगर किसी के योगदान की बात होगी, किन्हीं दो के योगदान का परिणाम की बात होगी, तो वो हमेशा होगा ऑप्शन नंबर सी, वंश क्रम एवं वातावरण। बार बार पूछा जाता है। ठीक है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा गया है। ठीक है। पियाजे के अनुसार कौन सा नहीं है? ज़्यादातर क्वेश्चन लोग क्या करेंगे, सही पे टिक करके आएंगे। बात करते हैं यहाँ पर सामाजिक संचरण।
सामाजिक चंचरण, समाज की बात कौन करता है? तो ये पियाजे साहब नहीं करते हैं, कौन करता है? लेव वाइगोस्की जी करते हैं। कौन करता है? लेव वाइगोस्की जी करते हैं, ठीक है। अनुभव की बात कौन करता है? पियाजे करते हैं। संतुलीकरण की बात कौन करता है? पियाजे करते हैं। और इनमें से कोई नहीं, ये तो कट ही गया। तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, क्योंकि ये जो है इस बात को लेव वाइगोस्की जी कहते हैं। तो ये जो है पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है। कौन सा? पहला ऑप्शन सामाजिक संचरण। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे कोई ऐसा बच्चा है जो दिव्यांग है, देख नहीं सकता है, उसको लिखने में प्रॉब्लम है, पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त होगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? देखिए ऑप्शन देखिए, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए एक कक्षा में चर्चा करना। क्या अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो हम उन सभी को इकट्ठा करके केवल कक्षा में चर्चा करने से वो जो है व्यूह रचना क्या उपयुक्त होगी? बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। दिया है विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन किया जाए, क्या उसके उससे सही होगी? तो ये भी बिल्कुल नहीं होने वाली है। यह सहकारी अधिगम और पीयर ट्यूरिंग यानी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण या और अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण, समूहीकरण करना ये गलत होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अलग नहीं करना है किसी को, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, ऑप्शन नंबर सी। आपके लिए मैं एक निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स की भी वीडियोस लेकर आऊँगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं निगेटिव टैग वर्ड्स और पॉजिटिव टैग वर्ड्स के माध्यम से भी, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको चैनल से जुड़ा रहना होगा, तभी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि आपको लास्ट में इन सभी का PDF आपको फ्री में दे दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो जो लोग भी जुड़े रहेंगे उन्हीं को ये मिल पाएगा। तो फटाफट से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी वीडियोस इस पर डाली जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिलहाल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है किसकी? प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो होगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि उनके समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों की प्रति सजगता किसकी विशेषता है? तो सृजनशील बालकों की ये विशेषता होती है, याद रखेंगे। ज़्यादा से लोग किस पे ट्रिक करेंगे? प्रतिभाशाली बालकों की तरफ, पर यहाँ पे नहीं हम जाएंगे। सृजनशील बालकों की ये क्या है? विशेषता है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, तो इसलिए ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह किसका उदाहरण है? श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का, या इनमें से सभी? तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर उसकी माँ ने जब कहा तो उसने उसको खूंटी पर टांग दिया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। ये इसका उदाहरण है, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का। क्यों दोस्तों, देख रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट हैं। आप देख सकते हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके CTET एग्ज़ाम, सुपर टेट एग्ज़ाम, UP टेट एग्ज़ाम सभी में पूछे जाते हैं। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी तैयार होने वाली हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन हमें कि बाह्य प्रेरणा में समावेशित किया जाता है। क्या चीज़ें बाह्य प्रेरणा में समावेशित हैं, इसमें आप बताएंगे। प्रशंसा एवं दोषारोहण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, या परिणाम का ज्ञान? क्या जो है बाह्य प्रेरणा में आएगा इन सभी 4 ऑप्शंस में से? ऑप्शन आपके यहाँ से शुरू होते हैं। ए फर्स्ट और 3, फर्स्ट सेकंड और 3, केवल सेकंड, और इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? ये जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं ये सभी क्या है? बाह्य प्रेरणा में समावेशित किया जा सकता है।
क्या हो सकता है, किया जा सकता है। तो इसलिए इनमें से सभी को सम्मिलित किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहारों को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, इसको क्या कहा जाता है। बताइए कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, तो उसको क्या कहा जाता है। सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। देखिए इस तरीके के अधिगम को हम जब दूसरों से देखकर समाज में सीख लेते हैं तो उसको कहते हैं सामाजिक अधिगम, यानी समाज से हमारा अधिगम हो रहा है। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि हम दूसरे को देख करके वो चीज़ें क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पर सामाजिक अधिगम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि अधिगम निर्योग्य का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी यानी कि बाधा या विकार, या अप्रीड़ा का अभाव। अधिगम निर्योग्य का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपका क्या सही होगा, तो अधिगम निर्योग का एक ही लक्षण है, वो है अवधान संबंधी बाधा या विकार। तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है। संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है, तो यहाँ पर व्यक्तिगत कारक क्या है आपका, परिपक्वता एवं आयु। क्या है, परिपक्वता एवं आयु है। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, तो इसे क्या कहते हैं। विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, या शून्य प्रशिक्षण अंतरण। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हो जाएगा वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, तो शून्य प्रशिक्षण अंतरण होगा। इसे कहेंगे शून्य प्रशिक्षण अंतरण। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। दिया है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, या व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित क्या करता है, तो ये सारी चीज़ें करती हैं। यानी कि राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि इनमें से सभी जो है क्या करती हैं, किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि फ्रायड, पियाजे एवं अन्य वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है। सभी लोगों ने की है, बिल्कुल की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, या कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित होते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, या विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पियाजे साहब ने क्या कहा था, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में उन्होंने बताया था। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए दिया है गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन को कित पद से प्रयोग किया है जिसका समान अर्थ क्या है, तो वो है आपकी सृजनात्मकता। किस वर्ड का यूज किया है, सृजनात्मकता पद का यूज किया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं, या रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं, या रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा, तो रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब
नहीं है, ये चीज़ जो है बिल्कुल गलत बोला गया है। बाकी सभी चीज़ें क्या है, बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे दिया था कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही नहीं है, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, दिया है अभिवृत्ति है। क्या है अभिवृत्ति? दिया है कि एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। या बी है कि एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। या व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो अभिवृत्ति क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसके लिए सही होगा कि एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में क्या होती है, प्रतिक्रिया करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन में बोला गया है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की कैसी भूमिका है? नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है, या आकर्षक भूमिका है? व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या जो है भूमिका है? तो बिल्कुल होगा कि इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सभी लोग जो है सही दिए होंगे। और जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। गलत हो या सही उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आप कमेंट में आंसर निश्चित रूप से देंगे। तो जिस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिख देते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहेगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और जो लोग नहीं करेंगे वही लोग जो है कि क्या करेंगे, भूल जाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर था क्या। नेक्स्ट देखिए, दिया है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इदम, अहम, परम अहम, इदम एवं अहम। 19 का क्या होगा? तो देखिए, अगर हम जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा होता है? तो इदम होता है। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, या अजनबियों से निपटने में। रक्षा तंत्र जो है किससे निपटने के लिए जो है सहायता करता है बहुत? तो ये होता है आपका किससे? दबाव से निपटने के लिए। किससे? दबाव से निपटने में। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? दिया है कि शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तादात्म्यकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर जो सबसे अच्छा युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होने वाली है वो है अतिकल्पना। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बालक प्रसंग बोध प्रशिक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, और वयस्क के स्थान पर बालकों को। प्रसंग भोग बोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं, यानी क्या चीज़ लगाया गया है ये आपको बताना है। तो किसको लगाया है? कि लोगों के स्थान पर इसमें जानवरों को लगाया गया है ताकि उनकी रुचि बढ़ सके। ठीक है, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री, या इनमें से सभी। तो सृजनशीलता के पोषण के लिए अगर हम बात करते हैं कि अध्यापक को जिस विधि का सहायता लेनी चाहिए, ये सभी ही हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, और एक चीज़ और, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न से किस विधि का सहायता लेनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनने वाला है ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी विचारावेश। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। अगला देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन है, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान देंगे। दिया है आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है।
दिया है अंतर्नाद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, या आवश्यकता एवं अंतर्नाद समान नहीं है बल्कि समानांतर हैं, और मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए की आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आरटीई एक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, आरटीई एक्ट 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं, 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, 55 घंटे। तो ये जो है एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने, यानी कि एक हफ्ते में कितने घंटे काम करना है एक अध्यापक को, ये चीज़ जो है कितने घंटे पर निर्धारित है, कितना समय निर्धारित किया गया है, ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 45 घंटे, यानी कि एक शिक्षक को एक हफ्ते के अंदर 45 घंटे जो क्या करना है, कार्य करना है कम से कम, दिया है ना, न्यूनतम कार्य प्रति घंटे प्रति सप्ताह। ठीक है, एक सप्ताह में कम से कम 45 घंटे आपको काम करना है अगर एक आप गवर्नमेंट टीचर हैं। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। यह विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, बिल्कुल सही। पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, ये भी सही है, ये भी सही है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, ये पॉइंट भी सही है। तो इनमें से सही बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। यह है कि महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, या शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। यहाँ पर दिया है पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है, तो महिलाओं के प्रति क्या किया गया है, आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं या किए जाएं, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। अगला देखेंगे एनसीएफ से अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई है किसके बारे में। ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, या विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर। ये देखिए दोनों ही चीज़ें गलत है, ना ही हमें विषय केंद्र होना है ना ही अध्यापक केंद्रित होना, तो ये दोनों तो कट गए, इनमें से कोई नहीं कट गया, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है ऑप्शन नंबर ए। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये कॉमन सेंस यूज करने वाली बात है दोस्तों, बहुत से क्वेश्चन कॉमन सेंस के जरिए आप सीडीपी का कर सकते हैं। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर देखिए सभी जो है कि क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, तो राइट आंसर जो बन जाएगा इनमें से सही बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए दिया है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, या इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा, तो इसमें बोला गया है सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। ये सारी चीज़ों को बोला गया है क्योंकि परीक्षा सुधार की बात की गई है, तो यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहीं पर आज का ये सीरीज कंप्लीट होता है। आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं 30वां क्वेश्चन है आज का। तो हम लोग अभी तक 1000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज में हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है केवल 2 वीडियोज़ में। सोचिए आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है इतने क्वेश्चंस को करने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियोज़ को शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। क्योंकि जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है सभी जो है एग्जाम ओरिएंटेड हैं, बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए, मजबूत करिए। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।